Jai Hind students. Today this video is for class 9th and today I am going to discuss infectious disease of the chapter 13, why do we fall ill. Okay. In the previous video I have taught you about the types of disease in which the diseases are of several types like chronic disease and acute diseases. Second type was infectious diseases and non-infectious diseases. The infectious diseases are those type of diseases which were caused by microorganisms and they spread from diseased person to a healthy person via several contacts, direct और indirect. जो infectious disease होते हैं वो माइक्रो के द्वारा काउज्ड होते हैं और ये जो है स्प्रेड होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, जो कि आप इसके पहले वाले पेज में डैट इज़ हेयर इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शियस काउजेज में आप डिटेल में पढ़े थे. यहाँ पे आप जाने थे कि ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो डिजीजेज डैट आर काउज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट. देयर काउजेज vary but they are not external causes like microbes that can spread community. Instead they are mostly internal non-infectious diseases. These were about non-infectious diseases that were not caused by any external microbes. Here I am talking about infectious diseases which are caused by microorganisms, means the living organisms which are not seen by our naked eye, and also several eukaryotic living organisms like fungi and protozoans. Protozoans are animals which are eukaryotic and unicellular. अगर आप एनिमल क्लासिफिकेशन अभी पढ़े होते तो आप उसमें प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़े होते. प्रोटोजोन्स जो हैं वो एनिमल होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं. तो हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या क्या हैं, मीन्स वो किस किस एजेंट्स के द्वारा किस किस मीडियम से किस किस कारण से ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है. देन हेयर दिस organisms that can cause diseases are found in wide range of such categories of classification. अगर हम लोग अभी एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़े होते जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है, उसमें आप अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस का इन्फेक्शियस डिजीजेस के नाम जानेंगे तो आप आराम से उसको सेवरल कैटेगरी में रख सकते थे और क्लासीफाई कर सकते थे. चूँकि अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हम लोग नहीं पढ़े हैं तो अभी थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आपको इस इन्फेक्शियस एजेंट्स के नाम को याद करना है और ये क्या डिजीज़ काउज करते हैं, नेम ऑफ द डिजीज़ याद रखना है एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ ऑल्सो याद रखना है. ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. सम ऑफ देम आर वायरसेस, सम आर बैक्टीरिया एंड सम आर फंगी. कुछ उसमें क्या कौन से होते हैं, वायरस होते हैं, जो कि अभी जो हमारा पेंडेमिक कोरोना चल रहा है, दिस कोरोना इज़ काउज्ड बाय वायरस एंड दिस इज़ कोरोना वायरस. ओके. सम आर बैक्टीरिया, जैसे आपको टाइफाइड होता है या ये टाइफाइड होता है, वो आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है. सम आर फंगी, फंगी के द्वारा भी काउज्ड डिजीज़ होते हैं, जैसे हमारे स्किन डिजीज़ होते हैं जो बरसात में पैरों के बीच में पानी लग जाते हैं या जो फंगस लग जाता है एरियो में, ये सब फंगल डिजीज़ है. सम आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स और प्रोटोजोन्स. कुछ जो डिजीजेज़ हैं वो सिंगल सेल्ड एनिमल्स के द्वारा काउज होते हैं और उस सिंगल सेल्ड एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोजोन्स. इसकी बात एनिमल क्लासिफिकेशन में दी गई है, जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा. दीज ऑल आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स एंड आर कॉल्ड प्रोटोजोन्स. Some diseases are also caused by multicellular organisms such as worms of different kind. कुछ डिजीज़ जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स के द्वारा काउज्ड होते हैं और वो आपको आँखों से दिखते भी हैं. जैसे बच्चों के पेट में जो कीड़ा पड़ता है
जिसके लिए हम लोग स्कूल में भी दवाई एल्बेंडाजोल देते हैं, वो कीड़ा आपकी आंखों से दिख सकता है और वो मल्टी सेलुलर है। सेवरल डिसेंट्रीज एंड लीवर डिजीजेज आर ऑल्सो काउज्ड बाई दिस टाइप ऑफ वर्म्स। वर्म्स मतलब कीड़े, लाइक अर्थवर्म इज ऑल्सो अ वर्म। जब ये भी आप एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ये जो वर्म्स है इसमें स्पेशली निमेटोड्स जो होते हैं, जिसमें स्कैरिस वगैरह आएगा, निमेटोड्स जो है, या वाउचेरिया, जिसमें एनिलिडा में वाउचेरिया आता है जो आपको पैर में फलेरिया काउज करता है, वो सभी ग्रुप को हम लोग वर्म्स कहते हैं और ये वर्म्स जो है वो भी डिजीज काउजेस करते हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट पेज में है, दैट इज इन योर नेक्स्ट पेज इज अबाउट द डिजीजेस, that is examples of various diseases, example of various infectious reasons, infectious agents and their symptoms and the disease name. The first example is figure 13.1. I have given you homework to write this in point wise, don't draw this diagram. This is a picture of SARS, SARS, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो अभी कोरोना वायरस है ये सार्स का ही म्यूटेंट फॉर्म है, मतलब ये सार्स का ही एक बदला हुआ रूप है। ओके, सार्स मीन्स होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। व्हाट? सीवियर मतलब सीवियर, बहुत सीवियर, एक्यूट ठीक हो जाने वाला, रेस्पिरेटरी सांसों से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड सिंड्रोम। पिक्चर ऑफ सार्स वायरस कमिंग, ये आपका जो एरो से दिख रहा है वो सार्स वायरस है एंड द वाइट स्केल रिप्रेजेंट्स 500 नैनोमीटर का ये होता है, बहुत छोटा जो कि आंखों से नहीं दिखेगा, विच इज़ हाफ अ माइक्रोमीटर विच इज़ 1000 ऑफ मिलीमीटर। द स्केल गिव्स द आइडिया ऑफ हाउ स्मॉल द लिविंग थिंग्स वी आर लुकिंग एट, और ये आपकी जहाँ से फोटोग्राफ ली गई है वो दिया गया है। तो आप पहले सार्स लिखेंगे, सार्स वायरस काउज एंड द डिजीज काउज, आप सर्च करेंगे इससे क्या डिजीज होता है और वो आप कॉपी में लिखेंगे। इससे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज होते हैं जो कि लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, हमारे रेस्पिरेशन को इन्फेक्ट करते हैं, और जैसे अभी कोरोना का सिंड्रोम है उसी से मिलता जुलता इसका भी सिंड्रोम है। इसका भी एक बार आउटब्रेक हो चुका है और बहुत लोगों की डेथ इस सार्स से भी हो चुकी है, लेकिन अब इसके जो ड्रग्स हैं, एंटी ड्रग्स हैं, वो बन चुके हैं, इसलिए अब ये खतरा नहीं है। नाउ द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ the second picture is of bacteria. The bacterial name is Staphylococcus. Staphylococcus. कोकी मीन्स राउंड बैक्टीरिया। किसी भी बैक्टीरिया के नाम में अगर कोकी लग गया, डेट इज द शेप कोकस राउंड। द बैक्टीरिया विच कैन काउज एक्ने, ये जो बैक्टीरिया है वो एक्ने काउज करता है। द स्केल इमेज, और ये आपका जो ये लिख रहा है द स्केल इमेज इज इंडिकेटेड बाय द लाइन ऑन द टॉप, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या साइज है। जैसे आपको फिगर में डायग्राम में देखने में तो ये तो अंडे जैसे बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, अब आप कहिएगा मैम ये तो इतने बड़े हैं, ये तो बिल्कुल दिख रहे हैं, इसलिए इनका स्केल बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जितने बड़े दिख रहे हैं वो है नहीं, ये बहुत ही मैग्नीफाइड डायग्राम है और रियल स्केल आपका यहाँ लिखा हुआ है। ओके, 13.1c में दिखाया है पिक्चर ऑफ ट्रिम्पैनोसोमा। व्हाट? ट्रिम्पैनोसोमा, ये एक प्रोटोजोअन है, मतलब ये जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर है। प्रोटोजोअन यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोटिक है। ये हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, उस समय मैं पूछूंगी कि इससे क्या डिजीज होता है। इट इज़ ऑफ सिंगल सेल एंड यूकैरियोटिक। ट्रिम्पैनोसोमा द प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस, इससे स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है। द ऑर्गेनिज्म लेइंग, ये जो है ये आरबीसी है हमारा, और इसके बगल में ये दिखा रहा है कि आप साइज को इमेजिन कर पाएँ कि ये कितना बड़ा है, स्केल को। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज पिक्चर ऑफ Leishmania, the picture of Leishmania it is. Okay, here the picture of Leishmania
इट इज़ ऑल्सो अ प्रोटोजोन, ये भी क्या है, एक प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन मीन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट काउजेज कालाजार, और ये भी बहुत ही भयंकर बीमारी है, कालाजार काउज करता है, बहुत हाई फीवर होता है और लॉन्ग ट्रीटमेंट है इसमें। ये क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लॉन्ग चलता है। क्रोनिक डिजीज ही है ये, एक्यूट नहीं है, सर्दी खांसी की तरह कालाजार नहीं है। कालाजार का लंबा ट्रीटमेंट चलता है और आपके हेल्थ पे बहुत प्रभाव डालता है। द ऑर्गेनिजम्स आर ओवल शेप्ड एंड ईच हैज़ लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर। वन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे एरो देकर जो ये दिखाया गया है, ये एरो, ये आपका ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये immune system lower right has gripped the two whips dividing the organism. One is swelling cell and eat up the organism. The immune cell is about 10 micrometers in diameter. यहाँ पे immune cell जो है वो आपको इस लिस्मानिया को से लड़ते हुए दिखाया गया है। लिस्मानिया से जो प्रोटोजोन्स है, इससे कैसे इम्यून सेल जो है ये इस पे इफेक्ट डाल रहा है और इसको मारने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम जब भी when we will suffer from any disease, first of all the first attacking natural system present in our body is our immune system. So here also the organisms are oval shaped and each has one whip like structure. One organism arrow is dividing while a cell of immune system lower right has gripped into the, ये देखिए आपको कैसे ये जो इम्यून सिस्टम का सेल है वो इसको ग्रिप करके इसको डाइजेस्ट या मारने की कोशिश कर रहा है। and the fourth one is your here पिक्चर ऑफ एडल्ट राउंड वर्म। ये आपको बिल्कुल नेकेड आई से दिखेगा, आपके हमारे लैब में भी इसका स्पेसिमेन रखा हुआ है। स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स, स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स इज टेक्निकल नेम or may be called as zoological name. It is the animal and zoological name is Scaris lumbricoides from a small intestine. ये हमारा जो डिजीज़ होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करता है, अफेक्ट करता है और डिसेंट्री और डाइजेशन से प्रॉब्लम इसके होते हैं। द रूलर नेक्स्ट टू इट, यहाँ पे स्केल दिखाया गया है, ये कितना बड़ा है आप देख लीजिए, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के लगभग है। तो 4 सेंटीमीटर का लिविंग ऑर्गेनिज्म तो आपको आराम से नेकेड आई से दिख जाएगा। इसलिए इस सभी डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिजम्स में, ये सभी जो डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सभी डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिजम्स में ये जो तुम्हारा ये स्कैरिस है वो सबसे बड़ा है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है एंड इट इज़ द largest infectious agents that we can, largest we cannot say what it is given in the book, among these it is the largest, okay, and we can see it by naked eye and ये आपके पेट में और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको इन सभी एटलीस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम आपके ये जो बुक में दिया हुआ है, एटलीस्ट ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम आपको पूरे याद करने हैं। ये जो चारों ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपके जो नाम दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम याद करना है क्योंकि ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। इससे क्या डिजीज़ होता है वो याद करना है और इनके कितने साइजेज हैं, ये कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सब इनमें याद करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज दैट इज़ योर this. Here it is written in para that how we take disease, how we can fight from these diseases. So whatever we suffer from any disease, we after the testing, perfect testing, diagnostic testing, medical testing, we start taking our medicines. Then what are these medicines and how we take our medicines, here it is discussed. Common examples or causes by in this here common examples of diseases caused by viruses it is given. It is very important, remember it. Common cold, influenza,
डेंगू फीवर एंड एड्स, जितने भी आपको बीमारी होते हैं वो वायरसेस से होते हैं। डिजीजेज लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। कॉमन स्किन इन्फेक्शन जो होता है वो आपके फंगी से होता है। और प्रोटोजोन्स से है वो मलेरिया, कालाजार, ये सब होता है। इसका आप एक बुक में कॉपी में अपने नोट्स में टेबल बनाइएगा, और बैक्टीरियल डिजीज़ और स्लाइड्स में भी बना हुआ है, वो आपको कॉपी में बनाना है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक इज दैट all viruses for a live inside the host, whereas what is the difference between these infectious agents? ये जो infectious agents हैं उनमें क्या difference है? जो वायरस है वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर, मतलब इन्वायरमेंट में ये डेड होते हैं, और जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चले जाते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर भी ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक सेल है तो वायरस इस सेल के अंदर इंटर कर जाएगा और इसकी मैकेनरी को कैच कर लेगा, हाईजैक कर लेगा इसको। बट वेयर एज बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो बहुत कम ही सेल के अंदर जाते हैं, सेल के अंदर नहीं जाते हैं। वो अगर ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो ये इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर स्पेसेस में ग्रो करते हैं, इन बिटवीन द सेल्स, सेल्स के अंदर बहुत कम ही जाते हैं। Taxonomic viruses, bacteria and fungi multiply very quickly while worms multiply very slowly in comparison, क्योंकि वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वर्म्स जो हैं वो बहुत कम मल्टीप्लाई करते हैं। दिस मीन्स दैट मेनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरियल ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड बाय विद द वायरस ग्रुप. As a result, drugs that block one of these life process in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group. ये जो infectious agents हैं इनके नेचर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, नेचर को जानना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए है क्योंकि हमको इसको ट्रीटमेंट देना है, इसको ठीक करना है अपने बॉडी में। तो जब तक हम इनकी फिजियोलॉजी को नहीं जानेंगे कि बैक्टीरिया कैसा है, वायरस कैसा है, फंगी कैसा है, प्लाज्मोडियम कैसे होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फॉर दैट पर्पस इट इज़ इसेंशियल टू नो व्हाट आर बैक्टीरिया, उसके वायरसेस से कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, उसका फंजाई से कितना सिमिलरिटीज़ है, कितने डिफरेंसेस हैं। अगर मैं एक ड्रग बैक्टीरिया के लिए ले रही हूँ तो क्या वो वायरस के लिए भी अफेक्टेड होगा, क्या वो फंगाई के भी केस में अफेक्टेड हो जाएगा? ये सभी जानने के लिए इनकी फिजियोलॉजी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, नाउ एज एन एग्जाम्पल, हम जब कभी भी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होते हैं देन वी टेक एंटीबायोटिक्स. दिस पॉइंट ऑफ योर बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया. तो ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमारे बॉडी में जाकर वर्क कैसे करते हैं? ये जो बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए जो वो उसका अपनी जो फिजियोलॉजी है, जैसे वो सांस लेता है, बैक्टीरियल की अपनी सेल बायोलॉजी है कि उसके सेल, ये बैक्टीरियल सेल है तो उसके ऊपर एक सेल वॉल रहता है। ओके, इसमें अपने रेस्पिरेशंस के एंजाइम्स हैं, इसमें अपने डाइजेशंस के एंजाइम्स हैं। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक्स को लेते हैं तो ये जो एंटीबायोटिक्स है वो इस बैक्टीरिया के अंदर का जो फिजियोलॉजी है वही ब्रेक कर देता है। जैसे इसको सांस लेने में जो एंजाइम्स वगैरह यूज होते होंगे उसको ब्लॉक कर देता है। इसके डाइजेशन के लिए जो ये एंजाइम्स यूज करता होगा, हम लोग कुछ ऐसा केमिकल डाल देते हैं कि वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता और ये अपना न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है और ये डेड हो जाता है। या मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक्स है वो कैसे वर्क करते हैं? बैक्टीरिया के ऊपर एक सेल वॉल होता है, वो एंटीबायोटिक्स इस सेल वॉल को बनने ही नहीं देते हैं और ये बैक्टीरिया सर्वाइव हमारे बॉडी के अंदर नहीं कर पाता है। वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है काफ़ी कॉमन एंड फर्स्ट इन्वेंटेड एंटीबायोटिक्स है। फर्स्ट बैक्टीरियल पोजेज दैट बिल्ड सेल वॉल, एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक द सेल वॉल।
ये पेनिसिलिन जो है वो क्या करता है, ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस, बैक्टीरियल प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, जिसकी मदद से वो अपना सेल वॉल बनाता है। तो अब ये बैक्टीरिया जो है, मैं अगर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हुई और मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स लिखा पेनिसिलिन, जब मैं पेनिसिलिन लूँगी तो क्या होगा, ये जो मेरे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो इसको पेनिसिलिन केमिकल जो है इसको सेल वॉल बनाने ही नहीं देगा। तो जब इसका सेल कंप्लीट ही नहीं होगा, ये कंप्लीट लिविंग बनेगा ही नहीं, तो ये सेल वॉल अगर नहीं होगा तो केवल सेल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस से ये वहाँ सर्वाइव हमारे बॉडी के अंदर नहीं कर पाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। So penicillin will have this effect on any bacteria that has such process of making cell wall। तो ये जो पेनिसिलिन है वो हम किस किस केस में ये एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, जो बैक्टीरिया सेल वॉल को बनाता है वो सारे बैक्टीरिया के केस में हम ये पेनिसिलिन ले सकते हैं, क्योंकि ये पेनिसिलिन सेल वॉल को बनने नहीं देगा और वो सारे बैक्टीरिया जो हैं हमारे बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं करेंगे। Similarly, many antibiotics works against many species of bacteria rather than simply working against one। इसी तरह बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसी एक बैक्टीरिया को नहीं मारते हैं, बल्कि बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वो फंक्शन कर सकते हैं। जैसे एक पेनिसिलिन जो है वो डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम आ सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इफ वी गेट इन्फेक्टेड बाय एनी वायरस, तो क्या ये सही है कि हम एंटीबायोटिक्स ले लें? नो, बिकॉज वायरस के पास कोई सेल वॉल बनाने का प्रोसेस होता ही नहीं है। वायरस के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है और कोई हम ऐसा एंटीबायोटिक्स लें जो कि सेल वॉल बनाने में रोक रहा है, सेल वॉल बनाने में बैक्टीरिया को रोक रहा है, या बैक्टीरियल के ऐसे फिजियोलॉजी को रोक रहा है जो कि वायरस में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स के लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसका ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, और बहुत ही हम लोग भ्रांति में रहते हैं। कॉमन कोल्ड होता है तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं और सोचते हैं कि कॉमन कोल्ड ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जो कॉमन कोल्ड है वो वायरल डिजीज़ है। अगर इस वायरल डिजीज़ के साथ साथ हमें कोई दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है तब हम एंटीबायोटिक्स लेंगे, लेकिन वायरल जो डिजीज़ होते हैं उनका कोई ड्रग नहीं है और ये कॉमन कोल्ड किसी एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा। If we at the same time we are infected by some other bacterial infections, then in that case we will take antibiotics. So what is the conclusion? In the viral infection there is no role of antibiotic. The antibiotics do not work against viral infection, क्योंकि वायरस का जो फिजियोलॉजी है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और ये अपने आप को कैसे जीवित रखता है वो बैक्टीरिया से बिल्कुल डिफरेंट है। सो यहाँ पे एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। However, if we also get a bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotics will help. अगर वायरल कोल्ड के साथ साथ हमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, मानो कि फीवर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आ रहा है तो हम एंटीबायोटिक्स ले लेंगे तो फीवर हमारा डाउन हो सकता है। इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन, और जो हम एंटीबायोटिक लेंगे वो केवल बैक्टीरियल पार्ट ऑफ इन्फेक्शंस को बचाएगा, नॉट द वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन से नहीं बचाएगा। और जो हमारा अभी प्रेजेंट सिनारियो है कोरोना का वो वायरल इन्फेक्शन ही है और इसका अभी तक कोई ड्रग्स नहीं बन पाया है। ओके, जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स देकर ही ट्रीटमेंट हो रहा है ताकि फीवर डाउन हो जाए, कफ ठीक हो जाए। ऐसा वायरल इन्फेक्शन का, इस कोरोना का अभी कोई ड्रग नहीं आया है। इस टॉपिक को सुन के आपको एक्टिविटी 13.5 को बुक में पूरा लिखना है, कॉपी में आपको लिखना है, और इस क्वेश्चन में कुछ अगर समझ में नहीं आए देन मैसेज में टॉक टू मी। ओके, दीज आर वेरी सिंपल एंड practical questions based on these topics. So here we finish the infectious agents. What are the agents that causes diseases? These are microorganisms, virus like virus, bacteria, fungi, protozoans, and they can also be eukaryotic large living organisms like worms,
फॉर एग्जांपल निमेटोड्स, स्कैरिस, वाउचेरिया, जिससे आपको फलेरिया होता है. एंड in this way we conclude this topic about infectious agents of infectious disease. Do your homework, read the chapter, read the topic line by line. Okay, thank you.